नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत और मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं डिस्कस करने के लिए। साथियों, आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि हम वाइटल साइन के बारे में पढ़ रहे थे और वाइटल साइन का ये सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको एक तो एमएसएन की और एक फंडामेंटल की 2 क्लासें रेगुलर चल रही हैं, तो आप इन क्लासों को लगातार देखते रहें। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है आपका एमएसएन के अंदर और इधर आपका फंडामेंटल में वाइटल साइन चल रहे हैं और वाइटल साइन का आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए टॉपिक के बारे में। दूसरा, कुछ बच्चों ने मैसेज भी लिखे थे कि सर मोटिवेशनल थॉट आप सुनाते रहें, अच्छा लगता है। तो उन्हीं के लिए मैं आज की क्लास की शुरुआत भी एक बेहतरीन मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करना चाहता हूं और उसके बाद हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। साथियों, एक बात बताऊं मैं आपको कि योर माइंड इज प्लेइंग गेम विद यू। आपका दिमाग आपके साथ खेल खेल रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि आपका दिमाग आपके साथ खेल खेल रहा है। ऊपर से देखने में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी आपको पुअर्टी की ओर ले जा सकती है। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको फेलियर की ओर ले जा सकती है। एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपके पूरे गोल को नष्ट कर सकती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझना कि अलार्म का दोबारा बंद करके सो जाना आपको गरीबी, असफलता और फेलियर की ओर लेके जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बिहेवियर को बदल लें, वरना आपको आगे जाके बहुत सी समस्याएं होने वाली हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा इसलिए कि जिस वक्त आप अलार्म को बंद करते हैं उस दौरान आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको देख रहा होता है और वो ये देखता है कि जो आपने खुद से जो वादा किया था उस वादे के पूरा करने के लिए आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना था। उस वादे को जब आप पूरा नहीं कर सकते तो फिर सफलता के साथ किया गया वादा आप कैसे पूरा कर पाएंगे। तो इसी के साथ आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका बिहेवियर कुछ उस प्रकार का होता चला जाएगा और आप एक दिन असफलता, फेलियर की ओर चले जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल इसको बंद कर दें और लगातार जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, जो भी आप अपने आप से जो कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट को 100% पूरा करने की कोशिश करें। मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि छोटे छोटे टारगेट बनाएं, उन टारगेट्स को आप लोग अचीव करें 100%। एक दिन का आपके पास गोल होना चाहिए, एक वीक का आपके पास गोल होना चाहिए, एक मंथ का आपके पास गोल होना चाहिए। तब जाके आप लोग बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे, तब जाके आप नोरसेट को क्रैक कर पाएंगे। मैं टॉपिक को डिस्कशन को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और जल्दी से मैं टॉपिक की शुरुआत कर लेता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपका है पल्स। जैसा आपको दिख रहा है, हम आज पल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप वाइटल साइन पढ़ रहे थे और वाइटल साइन के अंदर ही जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन भी हमने देखे थे। आज हम पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। सबसे पहले तो पल्स क्या होती है मैं आपको बता दूं। तो पल्स क्या होता है कि अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी, दैट इज नोन एज पल्स। कि किसी आर्टरी का ऊपर होना, एक्सपेंशन होना, रिकॉइल नीचे होना, वही क्या कहलाती है, आपकी पल्स कहलाती है। सपोज करिए, मानिए आप जब कोई आर्टरी, ये पल्स हमें कहाँ पे अच्छे से फील होगी, तो आप ध्यान रखें कि जहाँ से आर्टरी किसी बोन को क्रॉस करेगी और फिर उस एरिया के ऊपर हम अगर अपने फिंगर टिप्स रखेंगे तो पल्स हमें आसानी से फील हो जाएगी। इस पल्स की बहुत सी साइट्स होती हैं, उन साइट के आधार पे, उन जगह के आधार पे पल्स को अलग अलग नाम से बोल दिया जाता है। अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, आप देखें पहला डायग्राम, ये है आपकी टेम्पोरल पल्स। एक टेम्पोरल पल्स होती है यहाँ पे अगर आप मेजर करेंगे फिंगर टिप से तो आपका जो पल्स मेजरमेंट होगा ये टेम्पोरल रीजन में कर रहे हैं, तो इसको टेम्पोरल पल्स के नाम से बोल देते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, जब भी आप पल्स लेंगे तो 3 फिंगर्स के टिप्स को यूज करेंगे, ना कि 2। आप लोगों से बहुत बार ये पूछा जाएगा कि अच्छी पल्स को काउंट करने के लिए प्रॉपर
आप लोग 3 फिंगर्स का यूज करें और इनके टिप्स को यूज करें, तो ये आपके टेम्पोरल पल्स हो गई। दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक फीमोरल पल्स है। ये डायग्राम आपने यहाँ पे देखा होगा, थाई के ऊपर वाले पार्ट के अंदर, ये आपके यहाँ पे फीमोरल पल्स को मेजर करते हैं। उसके बाद जो नी जॉइंट होता है उसमें पीछे की ओर बैक साइड में आपको पोप्लेटियल पल्स दिख रही है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा फुट के पास में जो आपकी पोस्टीरियर टिबियल पल्स होती है। उसके बाद एक यहाँ पे देख रहे होंगे आप नेक के अंदर जो कि कैरोटिड पल्स होती है। अब बच्चों आपको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पल्स यूज करते हैं। आपने सबसे ज्यादा देखी होगी सीपीआर के दौरान कौन सी पल्स ली जाती है, एडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स काउंट की जाती है। अगर चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, नियोनेट है, तो उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ब्रैकियल पल्स भी यूज की जाती है। तो अगली पल्स आपकी क्या है, ब्रैकियल, जो ज्यादातर किस में यूज की जाती है, इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर यूज की जाती है सीपीआर के दौरान भी। उसके बाद यहाँ पे एक रिस्ट के पास आपको क्या दिख रही है, रेडियल आर्टरी। ये मोस्ट कॉमन, सॉरी रेडियल पल्स बोल देंगे, ये मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट या कह सकते हैं मोस्ट कॉमन पल्स बोल सकते हैं। रेडियल पल्स सबसे ज्यादा यूज की जाती है, रेडियल पल्स जब भी पल्स काउंट करना हो। ये आपको सबसे नीचे फुट में दिख रही है, ये आपकी है डोर्सल पेडिस पल्स। इस तरह से आपकी पल्स बहुत से प्रकार की हो सकती हैं अलग अलग साइट के हिसाब से। तो ये हो गया बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं और अगला हमारा क्या है, यहाँ पे देखें, एक पल्स को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। सबने देखा होगा, इसकी सहायता से पल्स को भी काउंट किया जाता है। बहुत से अलग अलग आप साउंड भी सुनते हैं। तो जो आपकी जिसको बोलते हैं एक एपिकल पल्स होती है हार्ट के पास, उस एपिकल पल्स को मेनली काउंट करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। अदरवाइज आप कई बार क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के दौरान भी पल्स को सुनने के लिए आप लोग स्टेथोस्कोप को काम में लेते हैं। ये स्टेथोस्कोप के पार्ट हैं, ये जो नेक के अंदर इस तरह से मुड़ा हुआ यू टाइप का जो पार्ट है, इसको आप बाई न्यूरल बोलते हैं। दोनों साइड है इसलिए इसको बाई न्यूरल बोल दिया। ये आपके ईयर पीस होते हैं, ये आपका ट्यूब होता है ये वाली पूरी, और ये आपका जो नीचे ये होता है ये आपका डायफ्राम होता है। और इस डायफ्राम के अंदर ये आपकी कैसी नॉन चिल रिंग्स होती हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको चेस्ट के ऊपर रखते हैं। इसके इस वाले पार्ट को बेल बोलते हैं। जो डायफ्राम ये है आपका, इसके पीछे वाले पार्ट को बेल बोलते हैं और आगे वाले पार्ट को डायफ्राम बोलते हैं। जो आगे की साइड ये वाला पार्ट है ये है आपका डायफ्राम। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। जब बच्चों में हम कई बार फिटल हार्ट साउंड सुनते हैं तो इस बेल का यूज करते हैं, इस तरह से ध्यान में रखें। अदरवाइज हमें साउंड वगैरह पल्स वगैरह सुननी होंगी तो हम डायफ्राम को यूज करते हैं। आगे मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं और अगला हमारा है नेक्स्ट बोले तो दैट इज मीनिंग। पल्स का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था डेफिनेशन कि इसका मीनिंग होता है अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरी। किसी आर्टरी का ऊपर नीचे होना एक अल्टरनेट फॉर्म में पल्स कहलाता है। पल्स के लिए टेक्निक्स आप बोलेंगे 3 फिंगर टेक्निक्स यूज करेंगे, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर मैंने बता चुका हूँ। प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे लेकिन मॉडरेट प्रेशर डालेंगे। उसके बाद साइट, साइट के आधार पे अलग अलग पल्स होती हैं। रेडियल पल्स सबसे मोस्ट कॉमन साइट है एडल्ट के अंदर पल्स काउंट करने की। एपिकल पल्स सबसे एक्यूरेट पल्स है। आप लोगों से अगर पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट पल्स कौन सी होती है तो आपका आंसर होगा क्या कहेंगे आप लोग, एपिकल पल्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से बात करें तो आपका है कैरोटिड पल्स। जो कैरोटिड पल्स है ये आपकी नेक से ली जाती है। कैरोटिड पल्स है वो कहाँ से ली जाती है, तो आप कहेंगे नेक से ली जाती है। इसकी साइट नेक में होती है, मैंने अभी आपको दिखाया था। ये भी आप यूज करते हैं सीपीआर के दौरान एडल्ट के अंदर, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप लोग नेक्स्ट देखें, इसमें साइड इफेक्ट ब्रैडिकार्डिया वगैरह इससे हो सकता है।
ब्रेकियल पल्स, एक होती है ब्रेकियल पल्स। अब आपको देखना ब्रेकियल जो पल्स है इसके लिए क्या चीजें याद में रखेंगे, तो आप कहें बीपी मेजरमेंट के दौरान आप इस पल्स को ज्यादा यूज करते हैं। इसके साइट कहाँ पे होती है, इसको कहाँ पे देखते हैं, तो आप कहेंगे एंटी कुबोइटल फोसा होता है, जो आपका एल्बो जॉइंट के पास, जो एल्बो जो होता है ये वाला जॉइंट, इसमें जो आपका ये फोसा होता है इसको एंटी कुबोइटल फोसा बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग मेजरमेंट करते हैं। सीपीआर इन्फेंट के अंदर सीपीआर लेने के लिए आप लोग ब्रेकियल पल्स यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा मैं आपसे नेक्स्ट सेकंड वन आपसे बात करता हूँ भाई। एक सेकंड, 1 मिनट के लिए आप लोग रुकना। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका है फीमोरल पल्स। दूसरी जो पल्स है आपकी दैट इज फीमोरल पल्स। जो फीमोरल पल्स है ये आप लोग कब यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सीपीआर इन चिल्ड्रन, जब बच्चों के अंदर सीपीआर देना हो तो उनके अंदर आप लोग फीमोरल पल्स भी यूज कर सकते हैं। या फिर आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन देखना हो तब आप इस पल्स को यूज करते हैं। इसके अलावा आप लोग कई बार जो कार्डियोवैस्कुलर के जो आपके कुछ डायग्नोसिस होते हैं जैसे एंजियोग्राफी वगैरह, तो उनमें भी आप इस पल्स को यूज करते हैं। और फिर यहाँ से आप लोग कैथेटर डालते हैं, जब पल्स फील होगी तभी तो हम कैथेटर डालेंगे। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा है भाई कि डोर्सल पेडिस पल्स। जो डोर्सल पेडिस पल्स है ये आपके एंकल के अंदर होती है, मैंने आपको बताया था अभी। एंकल के अंदर जो पल्स होती है उसको आप डोर्सल पेडिस बोलते हैं, मैंने डायग्राम आपको दिखाया था। इसके अलावा आप लोग यहां से बताएं चेक पेरिफेरल सर्कुलेशन, ये भी आपके पेरिफेरल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए काम में ली जाती है क्योंकि सबसे दूरस्थ पल्स है। पोप्लेटियल पल्स बिहाइंड नी, नी के पीछे की ओर होती है पोप्लेटियल पल्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे, तो रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट देखते हैं, रिदम। जब भी अब आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, पल्स के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं भाई, कौन सी पल्स को आप कहेंगे कि ये पल्स बेटर है, किसको कहेंगे ये पल्स नॉर्मल है। जब आपको उसके नॉर्मल फीचर पता होंगे तभी तो आप एबनॉर्मल का पता लगाएंगे। तो नॉर्मल पल्स के अंदर जो रेट होती है वो रेट आपकी कैसी होती है, नंबर ऑफ हार्ट बीट, यानी रेट का मतलब होता है 1 मिनट में कितनी बार पल्स आती है, तो उसको बोलते हैं रेट। और 1 मिनट में लगभग आपकी 72 से 80 बीट्स पर मिनट होती है, तो इसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मल पल्स है। तो ये आपकी क्या हो गई, रेट हो गई। रिदम का मतलब होता है रेगुलरिटी ऑफ बीट। जैसे एक पल्स यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एक पल्स यहाँ पे आई, फिर मान लीजिए 3 सेकंड बाद दूसरी पल्स आ गई, फिर 3 सेकंड बाद तीसरी पल्स आई, फिर 3 सेकंड बाद चौथी पल्स आई, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, तो इसको आप लोग कह सकते हैं रिदम। और रिदम कैसा है, रेगुलर रिदम है। तो रिदम देखते हैं, एक पल्स ऐसी भी हो सकती है, दूसरा देखना कि एक पल्स यहाँ पे आई, फिर 3 सेकंड बाद आई, फिर 5 सेकंड बाद आई, फिर 2 सेकंड बाद आई, तो ऐसी पल्स को आप क्या बोलेंगे, इररेगुलर पल्स, यानी इसके रिदम में डिस्टरबेंस है। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिदम। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिदम। इसको आप बोलेंगे इररेगुलर। तो रिदम भी कैसा होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपसे पूछा जाए तो वॉल्यूम का मतलब होता है फुलनेस ऑफ आर्टरी। जब आप आर्टरी के ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे, हाथ रखेंगे, तो अगर अच्छी पल्स होगी, फुल वॉल्यूम होगा पल्स का, तो वो आपको अच्छे से फील होगी। और अगर वॉल्यूम कम होगा उसमें तो वो आपको अच्छे से फील नहीं हो पाएगी। इसके बाद चौथा कैरेक्टरिस्टिक है टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। तनाव का मतलब है जब आप कंप्रेस करते हैं उस आर्टरी को या उस पल्स को तो कैसा फील होती है, हार्ड फील होती है, सॉफ्ट फील होती है, इसको आप लोग बोलते हैं। भाई एक फोन आ रहा है, मैं 1 सेकंड देख लेता हूं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट आप लोग देखें। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखना भाई, इसके अलावा टेंशन, तो हमने टेंशन में बताया कि कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। एक होता है हाई टेंशन, पुअर कंप्रेशन होगा, एक होता है लो टेंशन, गुड कंप्रेशन होगा। जब आप कंप्रेस करेंगे तो आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बताएं। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं
अब आपसे पूछ सकता है वहां पे विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स एक्सेप्ट, तो आपको बोल सकता है रेट, रिदम, वॉल्यूम, या फिर तीसरा कोई और दे देगा लास्ट। तो आप कह सकते हैं कौन सा पल्स का करेक्टरिस्टिक नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। एक टर्म होती है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये टर्म, कि साइनस रिदम। साइनस रिदम का मतलब होता है नॉर्मल पल्स। जो नॉर्मल पल्स आती है उसको क्या बोलते हैं? साइनस रिदम। क्लियर है सभी को? रेगुलर होगी, नॉर्मल रेट में होगी तो उसको साइनस रिदम बोलेंगे। एक होता है साइनस एरिथमिया, इसके अंदर क्या होता है? रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं साइनस एरिथमिया। मैंने आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की थी कि रेगुलर और इरेगुलर वही बात है। अगर इंक्रीज इंस्पिरेशन हो रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं इरेगुलर आपका रिदम हो जाएगा, डिक्रीज होते हैं तब भी इरेगुलर रिदम होगा। तो ये है आपका साइनस एरिथमिया, इसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया। जो आपका साइनस ब्रेडिकार्डिया और साइनस टेकिकार्डिया है, ये दोनों ही एग्जाम्पल है आपके एरिथमिया के, क्योंकि दोनों में ही आपकी रिदम डिस्टर्ब होगी। एक बात समझना मेरी बात यहाँ पे, जब आपको ब्रेडिकार्डिया होगा बच्चों, जब आपको ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी ब्रेडी का मतलब कम, और पल्स रेट जब कम होगी, तो आपको पता है कि उस पल्स रेट के अंदर जो ये पैटर्न है ये कम हो जाएगा। इसीलिए तो ये पैटर्न है, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये इस किसके अंदर आता है? ये एरिथमिया के अंदर आता है। और एक पल्स है जिसमें इंक्रीज टेकिकार्डिया हो रहा है, तो टेकिकार्डिया में जो आपके छोटे छोटे इंटरवल हो जाएंगे, फिर एक बड़ा हो सकता है, फिर एक छोटा छोटा, तो इसको आप बोल सकते हैं कि आपकी रेट बढ़ गई। तो ये भी आपका क्या है? एरिथमिया का टाइप है। एक होता है भाई डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स का मतलब ये होता है दो पल्स फील होंगी, डबल फीलिंग ऑफ पेरिफेरल पल्स। आपने एक बार फील किया, उसके जस्ट 2-3 सेकंड बाद या जितने भी टाइम बाद तुरंत से आपको दूसरी पल्स फील हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। 2 बार फील होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग याद रखें। एक होता है पल्स अल्ट्रेंस, नाम से पता लग रहा है पल्स अल्ट्रेंस, पल्स में चेंजेज आ जाना। एक पल्स हार्ट के पास होती है और एक पल्स होती है दूरस्थ, तो उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। आप एपिकल पल्स का काउंट चेक करेंगे और दूर वाली रेडियल पल्स का काउंट चेक करेंगे, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पल्स अल्ट्रेंस। अल्टरनेट स्ट्रॉन्ग और वीक पल्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक बार पल्स अल्ट्रेंस में पल्स डेफिशिएट को आप लोगों को डिफाइन कर दिया। पल्स अल्ट्रेंस चल रहा है, पल्स अल्ट्रेंस का मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज होना, और चेंज उसका करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। अल्टरनेट आपको कभी स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी, कभी वीक पल्स फील होगी, तो इसको आप लोग बोलेंगे पल्स अल्ट्रेंस है। एक होता है पल्स डेफिशिएट। पल्स डेफिशिएट का मतलब पल्स कमी देखने को मिलती है। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में जब काउंट चेक करेंगे तो उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, एक ज्यादा आएगी एक कम आएगी, इसी को आप लोग बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। यानी एपिकल पल्स से रेडियल पल्स कम देखने को मिलती है, तो ये कमी ही क्या कहलाती है? डेफिशिएट, इसको बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। उसके बाद एक पल्स है आपकी बाईजेमिनल पल्स, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर पल्स को बाईजेमिनल पल्स बोलते हैं। प्री मैच्योर का मतलब एक पल्स अच्छी फील हो रही है, फिर एक पल्स टाइम से पहले आ गई, तो टाइम से पहले आएगी तो उसके अंदर वॉल्यूम कम मिलेगा, और वॉल्यूम कम मिलेगा तो अच्छे से फील नहीं हो पाएगी। ऐसी पल्स को आप प्री मैच्योर पल्स बोले। एक होती है भाई पल्सेस पैराडॉक्सस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में आए हैं। पल्सेस पैराडॉक्सस का मतलब होता है कि जब सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और इसी को पल्सेस पैराडॉक्सस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पल्सेस पैराडॉक्सस, इंस्पिरेशन के टाइम में सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाना। उसके बाद है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसको कहेंगे? तो आप बोलना डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। देखो दोनों नोट कर लेना। पल्स डेफिशिएट तो क्या है आपका? रेडियल पल्स और एपिकल पल्स के बीच में डिफरेंस, जिसको पल्स डेफिशिएट बोल रहे हैं। लेकिन पल्स प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज नोन एज पल्स प्रेशर। कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं इसके अलावा, ये डायग्राम आपको पल्स ऑक्सीमेट्री का दिख रहा है।
यहाँ से आप फिंगर में या कहीं पे भी आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, और आप टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा क्या चेक किया जाता है। तो आप बोलना चेक दी ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल चेक करना हो तो आप पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं। इस प्रकार से फिंगर के ऊपर इसको लगाते हैं। ये लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। मैंने इन सब की बात ऑक्सीजन वाले चैप्टर में कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन चैप्टर है। इस तरह से ये मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग आ जाती है। आप पल्स ऑक्सीमेट्री को लगाएंगे तो पल्स रेट आपकी देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा 107 बीट पर मिनट। तो इस तरह से आप लोग बताएंगे पल्स ऑक्सीमेट्री है। यहाँ पे आपने लिखा भी है मैंने कि पल्स ऑक्सीमेट्री और SpO2 इज ए नॉन इन्वेजिव मेथड। इसमें कोई चीरफाड़ नहीं की जाती है, बॉडी के अंदर नहीं जाता, इसलिए इसको नॉन इन्वेजिव मेथड बोला जाता है। एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसके द्वारा लगातार ऑक्सीजन सैचुरेशन या हीमोग्लोबिन या टिश्यू में ऑक्सीजन इसको चेक किया जाता है। उसके बाद ये नॉर्मल कितना होता है तो आप बताना 95 से 100% होता है, ये हमेशा परसेंट में नोट किया जाता है। उसके बाद आप लोग देखें साइट ऑफ प्लेसिंग प्रोब। प्रोब को कैसे प्लेस करेंगे, जो आपका पल्स ऑक्सीमेट्री है उसका प्लेस। तो आप लोग इसको ईयर लोब पे कर सकते हैं, फोरहेड पे कर सकते हैं, टो पे कर सकते हैं, फिंगर पे कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा फिंगर पे किया जाता है, बेस्ट साइट भी मानते हैं। लेकिन फिंगर नेल्स जो होते हैं, नेल्स पे फिंगर नहीं होना, नेल पे पेंट नहीं होना चाहिए फिंगर्स पे, ये ध्यान रखें आप। सबसे ज्यादा फिंगर्स पे यूज किया जाता है। उसके बाद एक ब्रिज ऑफ नोज होता है, यहाँ नोज पे भी यूज किया जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ये बता दें कि भाई रिजल्ट जो है इसके वो कैसे देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी, रिजल्ट नॉर्मल की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल आपका होता है 95 से 100 डिग्री 100%। वार्निंग अगर 91 या 90 से नीचे आए तो आप लोग जाके डॉक्टर को बता दें, इसका मतलब ये वार्निंग है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है। एक होता है लाइफ थ्रेटनिंग, अगर किसी मरीज का 60 या 70 से नीचे आता है तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की ओर इंडिकेशन कर रहा है। इस तरह से आप लोग बताएं। उसके बाद है भाई कोजेज ऑफ इनएक्यूरेसी ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री। कौन कौन से कोजेज हैं जिसकी वजह से इनएक्यूरेट पल्स ऑक्सीमेट्री आता है। तो आप कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में ऐसा हो सकता है, शोक में ऐसा देखने को मिल सकता है कि एबनॉर्मल रीडिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद है सेप्सिस। ये सारी कंडीशन है जिनके अंदर हाइपोथर्मिया, एनीमिया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इन सब में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और मरीज में ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो पल्स ऑक्सीमेट्री की रीडिंग भी नॉर्मल से कम आएगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आप लोग ध्यान में रखें। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन के बारे में आपसे बात कर लिया कि मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा ऑक्सीजन के मेथड्स के बारे में। उसके बाद है आपका रेस्पिरेशन। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है आपका रेस्पिरेशन, जिसको हम यानी हमारे आज TPR कंप्लीट हो जाएंगे। टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया और रेस्पिरेशन हो गया। तो रेस्पिरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। पहले तो मतलब समझ लें आप आराम से कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, यही प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। या मैं कहूं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ देना, यही आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ये रेस्पिरेशन दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन ऐड होता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर चला जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। और ये गैस एक्सचेंज है, इस गैस एक्सचेंज के आधार पे मैं कह सकता हूं
एक गैस एक्सचेंज बाहर होता है, एक गैस एक्सचेंज अंदर होता है। तो बाहर वाले को हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल दिया और अंदर वाले को इंटरनल रेस्पिरेशन बोला। अब आपको समझ में आएगा जो एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज है वो होता है गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो एक्सचेंज गैस का ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है उसको आप लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी कल या परसों में ही आपका जो मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बता रहा हूँ वहां पे आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, तब भी बताऊंगा कि कैसे गैस का एक्सचेंज होता है। एक बार थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, इस हार्ट में देखना ये 4 चैम्बर है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के यहाँ पे, और ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ये आपके मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लंग्स है। तो यहाँ से ये 2 आर्टरी इधर चली जाती हैं और दो आर्टरी पल्मोनिक आर्टरी हैं, 2 इधर जाएंगी 2 इधर जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। अब आपको पता है इस ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें CO2 ज्यादा है, तो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। अब आप ऊपर से क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते रहते हैं सांस के द्वारा। ये ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे आ जाती है, देखो यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन आ जाती है। अब इनके बीच में ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, आपने देखा होगा ये वाला जो गैस एक्सचेंज हो रहा है इस ब्लड और इसके बीच में, ये ब्लड हो गया और ये लंग्स हो गए। लंग्स और ब्लड के बीच में जो ये गैस एक्सचेंज हो रहा है इसको आप लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ से आप लोग देखना, यहाँ से 4 पल्मोनिक वेन निकलेंगी, 2 इस साइड से 2 इस साइड से, और ये आके आपके जो लेफ्ट एट्रियम है इस लेफ्ट एट्रियम में गिरेंगी और यहाँ पे कैसा ब्लड लेके आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नीचे आएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये पूरी बॉडी को क्या होगा, सप्लाई होगा। अब जब यहाँ होगा तो मान लीजिए ये टिश्यू है, इस टिश्यू के पास, हर टिश्यू के पास क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। तो जो यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, जो यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस टिश्यू के बीच में, ये आपका क्या है, टिश्यू है। इस टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है इसको आप लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा ये, बाकी बातें मैं और आगे लेक्चर में करूंगा। इसके बाद एक चीज यहाँ पे लिखी है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये प्रिंसिपल एक होता है डिफ्यूजन, उस डिफ्यूजन पे काम करता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर हो जाती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहता है, बाहर वाले एयर का अंदर कम रहता है। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है इसलिए वो अंदर हमारे एंटर कर जाती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस काम करता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। 3 फेज होती हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है तो आप लोग देखेंगे, जब भी रेस्पिरेशन होता है तो इन फेज के रूप में होता है। हम इंस्पिरेशन करते हैं, फिर एक्सपिरेशन करते हैं, फिर पोज ले लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, फिर सांस को छोड़ेंगे, फिर थोड़ा समय रुकेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो ये इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, पोज ये चलता रहता है, ये प्रोसेस, ये सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की 3 फेज हो सकती है, इंस्पिरेशन अंदर लेना, एक्सपिरेशन बाहर छोड़ना, पोज थोड़ी देर के लिए रुक जाना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी। इंस्पिरेशन आप किसको कहेंगे, जब थोरेसिक कैविटी आपको अंदर और बाहर जाते दिखे तो आप लोग बोल देना इंस्पिरेशन हो रहा है। उसके बाद दूसरा है भैया एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन किसको कहेंगे तो आप लोग बोल देना यहाँ पे कि जब डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट हो थोरेसिक कैविटी का। देखो डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर, आउटवर्ड और अपवर्ड का मतलब होता है आउटवर्ड, जैसे सांस अंदर लेंगे तो अपवर्ड होगा, आउटवर्ड फैलेगी चेस्ट और ऊपर की ओर मूवमेंट होगा, तो इसको इंस्पिरेशन बोलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपिरेशन कर रहा हूँ, तो एक्सपिरेशन कर रहा हूँ तो डाउनवर्ड जा रही है चेस्ट और इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आप। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या लक्षण होते हैं, जैसे पल्स में पढ़े थे वैसे ही, तो यहाँ पे भी रेट होती है, रिदम होती है और वॉल्यूम होता है।
या फिर आप कह सकते हैं डेप्थ होता है, वॉल्यूम नहीं, रेट, रिदम, वॉल्यूम और डेप्थ, इसको बोलते हैं रेट, रिदम और डेप्थ। तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यहाँ पे, आप कह सकते हैं रेट, आप कह सकते हैं रिदम, आप कह सकते हैं डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहरा सांस लेना। रेट कितनी है रेस्पिरेशन की, रिदम रेगुलर है या नहीं है, डेप्थ डीप इंस्पिरेशन कर रहा है, सैलो रेस्पिरेशन कर रहा है, इनको बोलते हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब अगर रेट के आधार पे देखें, नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट, बर्थ के टाइम पे नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है 35 या आप 30 से 60 बोल सकते हैं। इन्फेंट के अंदर 30 होता है, एडल्ट के अंदर 16 होता है, रेंज में बोले तो 12 से 20, ओल्ड एज में 10 से 24 होता है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू एज नॉर्मल रेट है। रेस्पिरेशन जो सेंटर है आपका वो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, और मेडुला ओब्लांगेटा जब आंसर में ना हो तो आप बोलना पोन्स को भी मानते हैं। इसके बाद दूसरा आप लोग कह सकते हैं और लगा के पोन्स, पोन्स को भी बोलते हैं सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद कुछ टर्म्स आ रही हैं आपके, इन टर्म्स के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देखें पहली टर्म आपकी है डिज्निया, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी आना डिज्निया कहलाता है। हाइपर वेंटिलेशन, ओवर एक्सपेंशन होना, ज्यादा आपको जल्दी जल्दी सांस लेना ज्यादा, इस तरह से हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। हाइपो वेंटिलेशन, बहुत स्लो रेस्पिरेशन करना, उसको आप बोलेंगे हाइपो वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन तो आप कह सकते हैं डीप ब्रीथिंग भी करता है हाइपर वेंटिलेशन में। ये वर्ड आपसे बहुत पूछा गया है, ईयूपनिया, दैट इज नॉर्मल ब्रीथिंग या नॉर्मल रेस्पिरेशन को ही आप लोग क्या बोलते हैं, ईयूपनिया। क्योंकि रेस्पिरेशन दो चीजों से मिलकर बना है, ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग में दो चीजें होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो बात तो वही है। ईयूपनिया का मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग कह सकते हैं, या ईयूपनिया का मतलब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयूपनिया। एपनिया का मतलब होता है सीसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आएगा अभी आपसे। इसके अलावा है भाई टेकीपनिया, टेकी का मतलब ज्यादा और पनिया का मतलब रेस्पिरेशन। मोर देन 24 रेस्पिरेशन पर मिनट करें तो उसको टेकीपनिया बोलेंगे। एक होता है ब्रैडीपनिया, रेस्पिरेशन 10 से कम हो जाए पर मिनट तो ब्रैडीपनिया कम होता है। एक होता है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाना टिश्यू के अंदर, दैट इज हाइपोक्सिया। और जब हाइपोक्सेमिया हो जाएगा तो इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। यह आ गया आपका नेक्स्ट टर्म हाइपोक्सेमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सिया को ही एनोक्सिया बोल दिया जाता है और हाइपोक्सेमिया को एनोक्सेमिया बोल दिया जाता है, सेम वर्ड है, बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसके अलावा है एपनिया, एपनिया का मतलब है कंप्लीट सीसेशन ऑफ रेस्पिरेशन नोन एज एपनिया, सांस नहीं ले पाना। एक है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये सारे एग्जाम में आएंगे आपसे। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, चाइनीज की तरह, चाइनीज चीजें कम चलती है ना तो वैसा रेस्पिरेशन होगा, यानी रिदम वैक्सिंग, विनिंग ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम वेरी डीप टू वेरी स्लो ब्रीथिंग, टेम्पररी अपनिया। एक बार क्या होगा, डीप आपका क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन होगा, एक बार आपका डीप होगा, फिर शैलो होगा, फिर एपनिया हो जाएगा। ये जो पैटर्न चलता है रेस्पिरेशन का, इसको बोलते हैं चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। आप लोगों को डायग्राम भी दिखाया है, देखो यहाँ पे पैटर्न। ईयू पनिया के अंदर ये देखो, ईयू पनिया है, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है। टेकी पनिया के अंदर रेस्पिरेशन देखो जल्दी जल्दी हो रहा है। उसके बाद ब्रैडी पनिया में रेस्पिरेशन देखो स्लो हो रहा है। उसके बाद एब्सेंस ब्रीथिंग में एपनिया के अंदर कंप्लीट लाइन आ गई। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन ये देख लो, रुक रुक के पहले डीप हो रहा था, फिर छिछला हुआ, फिर डीप हो गया, एपनिया हो गया बीच बीच में। उसके बाद बाइटोट रेस्पिरेशन, एक बाइटोट भी होता है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है, रैपिड रेस्पिरेशन, डीप ब्रीथ, रेगुलर एपनिया पीरियड। सेम रेगुलर पीरियड के बाद एपनिया हो रहा है, यहाँ पे रेगुलर पीरियड नहीं होता, इररेगुलर एपनिया होता है, बस यही डिफरेंस है। एक होता है कुस्मोल रेस्पिरेशन,
जो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस या आप कह सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलता है। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन जिसमें टेकीपनिया और हाइपरपनिया देखने को मिलता है, ज्यादा रेस्पिरेशन करेगा जल्दी जल्दी और डीप भी करता रहेगा, इसको बोलते हैं स्मॉल रेस्पिरेशन। एपनियोस्टिक, ज्यादा समय तक एपनिया डेवलप रहे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑर्थोपनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोपनिया। सुने, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन सिटिंग पोजीशन, बहुत बार आया है आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया। जब कोई मरीज ओनली सिटिंग पोजीशन में ही अच्छे से सांस ले पाता है तो उसको ऑर्थोपनिया नाम बोलते हैं। एस्पाइक्सिया, स्टेट ऑफ सफोकेशन, जब किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, सफोकेशन होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन को एस्पाइक्सिया बोलते हैं। बच्चों में देखा होगा आपने बर्थ एस्पाइक्सिया। उसके बाद है स्मॉल रेस्पिरेशन, इसी सैलो 2-3 रेस्पिरेशन होते हैं, फिर इरेगुलर पीरियड होता है एपनिया का, दैट इज कुस्मोल रेस्पिरेशन। जो कुस्मोल रेस्पिरेशन है रेगुलर बट इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। एक होता है सिंग, सिंग का मतलब क्या होता है, डीप इंस्पिरेशन फॉलो बाय प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन। देखो, गहरा सांस लेगा, उसके बाद लंबा एक्सपिरेशन करेगा, धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ेगा, इसको बोलते हैं सिंग। एक होता है हाइपरपनिया, हाइपरपनिया बोले तो इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। बाइटोट रेस्पिरेशन, इनफ्रीक्वेंट पोज, फ्रीक्वेंट पोज नहीं आते, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है सेम रेगुलर पोज नहीं आते, इनफ्रीक्वेंट आते हैं। होर्सनेस ऑफ वॉइस, गले में खराश होना, अर्ली साइन माना जाता है लैरिंक्स कैंसर का। मैं कैंसर में बात करूंगा इन सब चीजों की। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं भाई, याद रखें। एबनॉर्मल साउंड्स, जब आप रेस्पिरेशन को सुनेंगे तो आपको जब आप स्टेथोस्कोप रख के सुनेंगे तो कुछ साउंड्स आती हैं, कौन सी साउंड को आप नॉर्मल बोलेंगे, कौन सी साउंड्स को एबनॉर्मल रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो एक होता है स्ट्राइडर साउंड, अगर स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन आता है तो इसको आप बोलते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन साउंड। इसके अंदर आपको वाइब्रेशन, श्रिल, पटड़ी में श्रिल होती है ना, चटक चटक की आवाज आएंगी, हार्श साउंड होगी, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऐसा देखने को मिलता है, लैरिंगाइटिस में देखने को मिलता है, या जिन मरीजों में बहुत ज्यादा सिक्रेशंस जमा हो जाते हैं अपर एयरवे में, तब ऐसा स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन आता है। मैंने ट्रैकियोस्टोमी में भी आपसे इसकी बात की होगी। वीजिंग, वीजिंग आप कह सकते हैं हाई पिच साउंड को। विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाजें आए रेस्पिरेशन के साथ तो उसको हम वीजिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ऐसा रेस्पिरेशन आपके लोअर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेवलप होता है, और डिजीज का नाम है अस्थमा। अस्थमा का मोस्ट ये कह सकते हैं कंफर्मेटिव या मोस्ट कॉमन इंडिकेशन माना जाता है, मोस्ट कॉमन साउंड मानी जाती है अस्थमा के अंदर, वीजिंग साउंड देखने को मिलती है। उसके बाद है रेल साउंड, रेल का मतलब होता है बबलिंग साउंड, जैसे पटड़ी की बबलिंग की आवाज आती है वैसे चटक चटक की आवाज आएंगी रेस्पिरेशन के साथ, रेल साउंड बोलेंगे। जब भी आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है या 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये साथ में आपके 7 से 10 पल्स को इंक्रीज कर देता है, ये भी ध्यान रखें। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 4 रेस्पिरेशन बढ़ जाते हैं, इसलिए आप लोग बोलते हैं फीवर के अंदर टेम्परेचर, पल्स, बीपी सब बढ़ जाता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होने से 7% ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है, इसलिए फीवर में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक चीजें आपको क्लू लगाने में बहुत मदद करेंगी। फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 13% ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा। मैंने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट सब करके बता दिया है, आपको याद करना है, कर लेना बच्चों। रोंची साइन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, ब्रोंकाइटिस में। अस्थमा में कौन सा, वेजिंग साउंड। रेल किस में देखने को मिलता है, निमोनिया में कैसा साउंड, रेल साउंड। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्रैकल साउंड, चटक चटक की आवाजें वाली रेल साउंड निमोनिया में ही देखने को मिलती है। वीजिंग अस्थमा में देखने को मिलती है, बता दिया। स्नोरियस, नोइजी रेस्पिरेशन, स्लीप के दौरान भी कई लोगों को खर्राटे लेने की आदत होती है, वो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन के कारण देखने को मिलता है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, पैराडॉक्सिकल को फ्लैल चेस्ट भी बोलते हैं।
फ्लैल चेस्ट का मतलब होता है ये सबसे ज़्यादा आपके जब चेस्ट इंजरी वगैरह होती है वहाँ फ्लैल चेस्ट देखने को मिलती है। और इसका मतलब ये होता है जब आप इंस्पिरेशन करेंगे तो आपका जो टूटा हुआ पार्ट है वो अंदर की ओर पिचक जाएगा, जब एक्सपिरेशन करेंगे तो बाहर की ओर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, फ्लैल चेस्ट। सी, सार एस्पिरेशन, चिल्ड्रंस के अंदर ड्यू टू इंक्रीज एसेसरी मसल्स के कारण देखने को मिलता है। इंस्पिरेशन चेस्ट इनवर्ड, एब्डोमेन इनवर्ड जाएगा। एक्सपिरेशन में चेस्ट आउटवर्ड आती है, एब्डोमेन भी आउटवर्ड आता है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज, तो आप क्या कहेंगे? एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को क्या कहेंगे आप? एपनिया बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो आप कहेंगे लंग्स के अंदर एक्सचेंज होता है गैसेस का। इसके अलावा द बेस्ट मेथड टू असेस रेस्पिरेशन इन ए नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन, नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन में बेस्ट वे क्या है रेस्पिरेशन असेस करने का? तो आप लोग बताएं। पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, पुट हैंड ऑन द चेस्ट, लुक लिसन, फिर तो आप कहेंगे पुट हैंड ऑन चेस्ट। विच इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी रेट आपसे पूछा है तो आप कहेंगे 35 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विद नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, तो इसको आप बोलेंगे डेप्थ बढ़ रही है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट के साथ, हाइपरपनिया बोल देंगे, हाइपरपनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेस्पिरेशन को आप लोग बोले ईयूपनिया। ईयूपनिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन। अरे यार, ईयूपनिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन। इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस का ध्यान में रखें। इसके अलावा टेम्परेचर मेरा कंप्लीट हो गया, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। बीपी आएगा, बीपी की बात बच्चों में उसमें करूंगा, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है उसी में हम बात कर लेंगे। तो आपके वाइटल साइन लगभग कंप्लीट हो गए हैं, वाइटल साइन की हमने बात कर ली है। ब्लड प्रेशर या तो मैं वहां पे पढ़ा दूंगा या ब्लड प्रेशर पे भी एक पार्ट हम ले लेंगे। तो टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।